Good morning, students. Today we discuss about the chapter 3rd, class 12th physics, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है तो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट यहाँ देखिए लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के रूप में से डिफाइन किया जाता है. इसको आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टू. अगर मान लें किसी कंडक्टर के थ्रू ये कोई कंडक्टर है जिससे अगर एक टाइम इंटरवल टी में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी होती है. यानी आप कह सकते हैं कि करंट जो होती है वो फ्लो ऑफ चार्ज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. Flow of charge with respect to time is called electric current and denoted by I. I equal to Q by T. If T equal to 1 second, then I equal to Q. We can say that if T equal to 1 second, in per unit time, the flow of charge is called electric current. Per unit time, the flow of charge is called इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो आई इक्वल टू क्यू हो जाएगा. यहाँ से यूनिट की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है. लेकिन अगर फार्मूले के हिसाब से बात करें तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी में आई की यूनिट की बात करेंगे. यूनिट ऑफ आई जो होगा वो यूनिट ऑफ क्यू और बाई यूनिट ऑफ टी. तो क्यू का यूनिट कूलाम होता है, तो क्यू का यूनिट अगर आप कूलाम लेते हैं तो कूलाम पर टाइम का यूनिट सेकेंड. तो इस कूलाम पर सेकेंड को आप एम्पियर कह सकते हैं. 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड. यानी कि बोथ यूनिट आर इन द सेम सिस्टम विच आर कॉल्ड एसआई सिस्टम. तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है. ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. अगर 1 एम्पियर को यहाँ से डिफाइन करना पड़े तो आप कह सकते हैं कि इफ़ इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ 1 कूलाम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ 1 एम्पियर. यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है तो उस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट की जो वैल्यू होती है वो 1 एम्पियर होती है. ठीक, इसकी डिफिनीसन आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा जो इसकी स्टैंडर्ड डिफिनीसन है ऑन द बेस ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल लेबोरेटरी. वो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, यहाँ इसको याद रखिए. आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर क्या होता है जब इसकी बात करेंगे हम. देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर होता है. इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन ड्यू टू द फोर्स एक्सपेंस्ड बाय एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. माने जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर में मूव करता है तो अपने जो सराउंडिंग रीजन है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और साथ साथ उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है. इन सॉलिड कंडक्टर्स द करंट इज कैरिड बाय द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टर्स में, जैसे आप कंडक्टर्स सॉलिड की बात करें तो जितने मेटल्स हैं, मेटल क्या होते हैं, जितने मेटल हैं वो मेटल सब होते हैं आपके सॉलिड, एक्सेप्ट द पारा. Hg को छोड़ के, मरकरी को छोड़ के संभवतः जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. तो जितने मेटल्स हैं सब क्या हैं, कंडक्टर्स हैं. एक मेटल्स Pb को छोड़ के, लेड का नाम सुनेंगे आप लोग, अगर लेड को छोड़ दिया जाए तो लेड को छोड़ के बाकी जितने भी सॉलिड मेटल्स हैं सब के सब कंडक्टर हैं. लेड कंडक्टर नहीं है, इसकी वजह यह है कि लेड हैव द वेरी लेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेड के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं. इतने कम है कि ये चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं. इसलिए लेड मेटल होते हुए भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो
नहीं करा पाता है। इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन द करंट इज कैरिड बाय द मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइसिस सोल्यूशन होते हैं उन सोल्यूशन में जैसे मान लीजिए आप HNO3 लेते हैं, HNO3 ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, तो ये जब आयनाइज्ड होते हैं तो H प्लस प्लस Cl पर माइनस, ये प्लस आयन और ये माइनस आयन डिस्पैच होकर के ये एक प्रकार के डाइपोल का निर्माण करते हैं। तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने का काम करते हैं वो आयंस होते हैं। कौन होते हैं? आयंस होते हैं। और ये सारे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हैं ना, इन फ्लो कराने वाले जो पार्टिकल्स हैं इनको हम चार्ज कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर। क्योंकि ये जो आयंस या इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, ये चार्ज को ढोने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम चार्ज कैरियर कहते हैं। चार्ज कैरियर कहते हैं। और यही सेमीकंडक्टर में बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो आपके करंट फ्लो कराने के लिए जो चार्ज को कैरी करने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो होल और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल भी होते हैं। ये होते हैं होल और इलेक्ट्रॉन्स। ओम्स लॉ क्या है? तो जॉर्ज साइमन ओम ने ये देखा कि जब कई प्रकार के कंडक्टर्स को लिया और ये देखा कि डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर किसी कंडक्टर के दो वर्टेक्स के बीच जो इलेक्ट्रिक लॉस होता है उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जब इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो मान लें कि किसी कंडक्टर के सिरों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है और इसमें करंट I फ्लो कर रही है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल पोजीशन को कांस्टेंट बनाए रखा जाए, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंजेस ना हो, तो नॉर्मल कंडीशन में जो किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट है वो उनके वर्टेक्स पे प्रोड्यूस पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स दैट अगर मान लें इसके सिरों के बीच पोटेंशियल भी है और इसमें फ्लो करने वाले करंट I है तो पोटेंशियल भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, भी प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं हम, V इक्वल टू होता है I इंटू R, वेयर R इज ए कांस्टेंट। और एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट का अपोज करती है, यानी करंट के मार्ग में रुकावट होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के मार्ग में रुकावट होता है। जिस कंडक्टर के पास जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होता है, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। जिस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये रेजिस्टेंस से आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा है। R एक कांस्टेंट है और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो R की यूनिट R इक्वल टू आप देख सकते हैं V/I हो जाएगा। V की यूनिट वोल्ट होती है और बाई I की यूनिट एम्पियर। इट मीन्स यू कैन से दैट कि R की यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इसकी जो एडवेंचर है वो जॉर्ज साइमन ओम है, तो उन्होंने इसका एक यूनिट बना दिया ओम। ओम भी इसका यूनिट होता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 ओम को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 ओम को डिफाइन करिए, तो आप कहेंगे
1 ओम को डिफाइन करते हुए ये कहेंगे कि इफ़ इन ए कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑफ कंडक्टर बी 1 वोल्ट एंड करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर इज आल्सो 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड 1 ओम। यदि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराने पर उसके वर्टेक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम होता है। ठीक है। यदि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराने से उनके वर्टेक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है। एनी डाउट? नेक्स्ट, ओम्स लॉ के ग्राफ की बात करें हम तो देखिए ओम्स लॉ में आप देख सकते हैं कि आपको जो ग्राफ मिल रहा है, ओम्स लॉ के ग्राफ की बात करेंगे हम तो V बाई ये R इक्वल टू आपको मिल रहा है V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई। तो R इक्वल टू V बाई आई में आप अगर वोल्टेज को एक एक्सिस पे ले लीजिए और करंट को दूसरी एक्सिस पे, तो जो ऊपर लिखा हुआ पार्ट है आप स्लोप की फाइंड करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट को आप y एक्सिस पे लीजिए और i को x एक्सिस पर, तो ऐसे आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ दे भी रखा है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। इस पे करंट को लिया गया है और इस पर वोल्टेज को लिया गया है। करंट और वोल्टेज को लिया गया है। जब इनमें ग्राफ खींचेंगे आप तो जिस प्रकार आपने पढ़ा अभी कि V प्रोपोर्शनल I होता है, तो जैसे करंट बढ़ेगी, करंट जैसे जैसे फ्लो करेगी उनके वर्टेक्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इन द सेम रेशियो करंट वोल्टेज एंड करंट इंक्रीजेज इन द सेम रेशियो, सो द रेशियो ऑफ वोल्टेज विथ द करंट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इनके बीच का जो करंट वोल्टेज रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। जैसे हम बात करें, देखिए यहाँ पे ये करंट होगा इस पे और इस एक्सिस पे अगर हम वोल्टेज को ले लें तो मान लीजिए करंट 2 एम्पियर है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। करंट 4 एम्पियर है तो वोल्टेज 440 वोल्ट है। ऐसे अगर बढ़े तो इनके पॉइंट को आप मैच कराएंगे, ग्राफ पे आप देख सकते हैं ऐसे, और जब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को आप मिलाएंगे ना, ये P1 मान लीजिए और P2 मान लीजिए, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। देन वी कैन से दैट कि द VI ग्राफ रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। जो VI ग्राफ होता है इसको हम VI ग्राफ कहते हैं। ओम्स लॉ से जो ग्राफ मिलता है ये V है और ये I है ना, तो इसको हम VI ग्राफ कहते हैं। तो VI ग्राफ या VI कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, अगर एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है तो वो स्ट्रेट लाइन ये जो मिल रही है आपको, ये रेजिस्टेंस R को डिनोट करती है और R इक्वल टू होता है V बाई आई। यदि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। जो इनके में इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, दोनों एक सेम रेशियो में हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनसे जो मिलने वाला ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, वो V बाई आई या VI ग्राफ कहेंगे उसको, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। और ये पोजीशन अगर किसी भी कंडक्टर में पाया जाता है, यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराने से उसके वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है एक फिक्स नंबर प्राप्त होती है, एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि द कंडक्टर होल्ड्स ओम्स लॉ। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ओम्स लॉ को होल्ड नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है कि VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो वो ओम्स लॉ को होल्ड करता है, अन्यथा वो ओम्स लॉ को होल्ड नहीं करता है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अगर इसमें वोल्टेज और करंट एक रेशियो में वैरी ना करके एक अनइक्वल रेशियो में वैरी करने लगे, ताकि उनका रेशियो इक्वल ना रहे, टाइम के रिस्पेक्ट में रेशियो और जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो डिस्क्रीमेंट रूप से कभी इंक्रीज करे कभी डिक्रीज करे अल्टरनेटिव, तो उस कंडीशन में काइनेटिक रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पर ये ओम्स लॉ होल्ड नहीं करता है। उसके लिए आपको आगे इसी चैप्टर में नियम पढ़ने होंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर ओम्स लॉ की हम बात करें तो समथिंग जो रेजिस्टेंस अभी आपको निकला, ये रेजिस्टेंस R,
ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो फैक्टर क्या है उनकी चर्चा करेंगे हम कि किन किन फैक्टरों पे ये डिपेंड करता है। अगर हम आउटर फैक्टर को हटा दें तो जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो अगर ये कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, और दूसरा अगर ये कंडक्टर लिया गया है तो इसका जो ट्रांस एरिया है, ट्रांस एरिया अगर मान ले ए है, इट मीन्स आप कह सकते हैं ट्रांस एरिया मीन्स कंडक्टर की मोटाई। ठीक, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो आर है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर प्रोपोर्शनल एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। ट्रांसेक्शन एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है, जबकि वायर की लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं गांव में कोई समारोह हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जनरेटर जलाई जाती है। जनरेटर जब चलाई जाती है तो जनरेटर जहाँ चल रही है, अगर यहाँ चल रही है मान लीजिए पॉइंट ए पर, तो एक बल्ब यहाँ लटका दिया गया है। तो ये बल्ब जो है वो हाई इंटेंसिटी के साथ जलता है, लेकिन अगर यहीं से वायर खींच के कहीं दूर ले गया है, जहाँ जनरेटर चल रही है, मान लीजिए किसी के दरवाजे पे चल रही है, दरवाजे से बहुत दूर टेंट में खींच के ले गया है वायर, तो जब यहाँ पे अगर वही बल्ब लटका दिया जाए तो आप इन दोनों की इंटेंसिटी में डिफरेंस देखेंगे। अगर आपने कवर किया, हालांकि इस समय एलईडी बल्ब आ रहे हैं जो वेरी लो वोल्टेज के हैं, उनको उतना वोल्टेज चाहिए ही नहीं जितना ड्रॉप हो रहा है, तो वो सेम फोकस पे चल लेते हैं। लेकिन अगर आप 10 रुपया वाला सूर्या बल्ब का इस्तेमाल करें, हालांकि वो भी उसकी भी रेट बढ़ गई है, तो उसमें वो 100 वाट का बल्ब होता है, और जब 100 वाट के बल्ब का आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइट इंटेंसिटी है इस वाले बल्ब की अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि ये जनरेटर के पास है। जब यहाँ तक ये लेंथ बढ़ जाती है तो यहाँ से जाने में वायर की लेंथ बढ़ गई, और वायर की लेंथ बढ़ गई तो लेंथ बढ़ने के साथ साथ वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस के इंक्रीज कर जाने के कारण इस पॉइंट पे आते आते वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, ड्रॉप करेगा ना, वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। जब वोल्टेज ड्रॉप करेगा ना, तो यहाँ वाला जो बल्ब होगा ऑटोमेटिकली वो कैसे चलने लगेगा, धीमा चलने लगेगा, उसकी लाइट की इंटेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, देन वी कैन से दैट कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसेक्शन एरिया ए। अब प्रोपोर्शनल दोनों सिंबल को एक साथ मिला दे तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A। प्रोपोर्शनल सिंबल को अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, R इक्वल टू रो L/A। रो एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं रो को। अगर यहाँ से आप रो निकाल लेते हैं तो रो इक्वल टू आपको मिल जाएगा, देखिए R इक्वल टू रो L/A, दैट्स इम्प्लाई रो इक्वल टू RA/L। रो का डायमेंशन आ गया, रो इक्वल टू RA/L। कोई दिक्कत? यूनिट की बात करेंगे कि रो की यूनिट क्या होगी, वेरी सिंपल। R की यूनिट अभी आपको हम बताएं ओम, ऊपर एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में लेंथ है और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो बचेगा ओम इंटू मीटर। तो आप याद रखेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। एनी डाउट? नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बात करें, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है?
करेक्ट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इज अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट चेंज। हमने अभी बताया आपसे कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की एक ऐसी वर्चुअल इंटरनल होती है, इसका मतलब वर्चुअल होती है, दिखती नहीं है, प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो अपने ही अंदर से फ्लो करने वाली करंट का अपोज करता है। जबकि रेजिस्टिविटी का रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग सब्सटेंस डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया अक्रॉस। यानी कि अभी आपने देखा कि रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ये देखा आपने। तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पे जो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। बताइए अगर एरिया को हम 1 मीटर रख दें और लेंथ को 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को भी 1 मीटर रख दें तो ये फार्मूला हो जाएगा रो इक्वल टू आर, होगा ना जी, रो इक्वल टू आर होगा। तो वी कैन से दैट कि एट द यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आल्सो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। समझ गए? यानी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पे जो कंडक्टर की क्या होगी, कंडक्टर के रेजिस्टेंस होगा, वही उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी भी कहलाएगा यदि लेंथ और एरिया यूनिट हो तो। ठीक है, बात करेंगे हम करंट डेंसिटी की बेटा। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, तो देखिए करंट डेंसिटी की जब बात करेंगे ना, तो अगर जैसे अभी बताया कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है, तो करंट इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रही है, तो इसमें फ्लो करने वाली जो करंट है, ये जो एरिया आप देखेंगे इस एरिया के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू द ट्रांसेक्शन एरिया फ्लो करती है। नॉर्मल टू द ट्रांसेक्शन एरिया जब करंट फ्लो करती है ना, तो पर यूनिट एरिया पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। द करंट फ्लो थ्रू नॉर्मल ऑफ ट्रांसेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया। सिंपल में आप कह सकते हैं छोटी वाली भाषा में कि पर यूनिट एरिया द करंट फ्लो थ्रू द नॉर्मल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। रिकॉर्डिंग चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई ए, J इक्वल टू आई बाई ए। J इक्वल टू आई बाई ए में जो J है इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कहेंगे इसको J को। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट और बाई एरिया, इलेक्ट्रिक करंट बाई एरिया। यहाँ से आप देखिए बहुत सारे फार्मूलों में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। पहले यूनिट की बात करेंगे। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ से आप आई को निकालेंगे तो आई इक्वल टू होता है जे वेक्टर जे डॉट वेक्टर है, एरियल वेक्टर है ए और जे करंट है। तो जे डॉट ए होता है, अगर कहीं एंगल इनके बीच का थीटा हो तो आई इक्वल टू हो जाता है मॉड ऑफ जे इंटू मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज दैट here a equal to j and b equal to a, then we can say that I equal to j dot a equal to j a cos theta. Any doubt? नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अभी हमने पढ़ा J इक्वल टू आई बाई ए, J इक्वल टू आई बाई ए पढ़ा। यहाँ देखिए वी नो दैट V इक्वल टू ई एल या E इक्वल टू V बाई एल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाई एल। इक्वल टू V बाई एल में आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है V इक्वल टू ई एल का, आपने आर भी पढ़ा था अभी, बी इक्वल टू आर में इसको इक्वेट कर देगा जे रो एल से। बी के स्थान पर ई एल आप रख दिए और इसके स्थान पर जो जे रो एल।
पर यूनिट एरिया पे, अरे अभी आप लोग को पढ़े थे भाई, आई इक्वल टू आई वी आई बाई ए हो गया और आर इक्वल टू आया था रो एल बाई ए। तो पर यूनिट एरिया पे करेंगे तो रो एल हो जाएगा ना, इसी को ना कर लेंगे हम आई रो एल पर यूनिट एरिया पे यहाँ पुट कर दिया गया। तो ये हो गया ई एल इक्वल टू जे रो एल, एल से एल यहाँ क्रॉस कर जाएगा तो ई इक्वल टू बचेगा आपका इक्वल टू जे रो, या जे निकालेंगे रो निकालेंगे आप तो रो इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई बटा वेक्टर जे, रो इक्वल टू वेक्टर ई बटा वेक्टर जे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़, ये जो रो है 1/रो नीचे दिख रहा है, यहाँ से निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू वेक्टर ई बटा रो। रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के इनवर्स को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो आप कह सकते हैं द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड डिनोटेड बाई सिग्मा। सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो 1/रो के स्थान पर जब सिग्मा रख देंगे ना तो जे इक्वल टू आपका हो जाएगा ये सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये बन जाएगा आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रेजिस्टिविटी। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे हम। देखिए ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन में बात करें, जैसे ये कंडक्टर आपको दे रखा है एक, इस कंडक्टर में देखिए ये जो कंडक्टर है इसका ट्रांसेक्शन एरिया एक बीच में आपको दे रखा है, ट्रांसेक्शन एरिया ए मान लिया है। यहाँ पर कंडक्टर की लेंथ एल मान ले और मान ले कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वी डी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वी डी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो अगर टाइम डेल्टा टी लेते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा वी डी डेल्टा टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से, ये फार्मूला होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ देखिए लिखा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद द व्हिच ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग आर ड्रिफ्टिंग टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंसाइडेड ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। यानी हमने आपको जनरली बता रखा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों का प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एवरेज वेलोसिटी होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो रैंडम मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन थे थर्मल वेलोसिटी से, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, उनके एवरेज स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और वी से डिनोट करते हैं। जब यहाँ बात करेंगे तो मान लीजिए यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनका थर्मल वेलोसिटी U1 U2 हो, तो थर्मल वेलोसिटी का जो U1 प्लस U2 प्लस U3 इतने डायमेंशन पे ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलिजन करते हैं कि आफ्टर कोलिजन इन इलेक्ट्रॉनों की जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, बिकॉज इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है रैंडम मोशन में। तो U1 U2 जीरो हो जाता है। अगर हम लेट कर ले कि n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी v1 इक्वल टू U1 प्लस एसेलेशन a मान लेते हैं a, और इनके बीच का टाइम इंटरवल टाउ मान लें, a टाउ हो जाएगा। v2 इक्वल टू हो जाएगा आपका U2 प्लस a टाउ। ऐसे डॉट डॉट n पार्टिकल की बात करें हम तो vn इक्वल टू हो जाएगा UN प्लस a टाउ। एवरेज की बात करेंगे तो सबका एवरेज सम ऑफ ऑल टर्म्स बाई n, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी ही कहलाएगी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी डी इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस UN को जोड़ेंगे तो UN समेसन में भी लिख सकते हैं हम, चाहे समेसन हटा के लिखेंगे तो U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN और प्लस ए टाउ को n टाइम जोड़ेंगे तो n a टाउ होगा और बाई में n अलग अलग डिवाइड करेंगे तो वी डी इक्वल टू यहाँ से मिलेगा आपको U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN और बाई n और प्लस n a टाउ बाई n। ये थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉनों की जो कि जीरो होती है, ऊपर बताया गया आपको। तो वी डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, आइए n से n कट जाएगा, बचेगा आपको a टाउ।
अब यहाँ से जब बात करेंगे तो कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इनका एक्सेलरेशन हमने ए मान रखा है। अगर एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से अगर इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा F = ma होगा। लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव कर रहे हैं, तो जब भी कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, और वो फोर्स आपने पढ़ा है कि F = होता है QE, जहाँ Q चार्ज पार्टिकल का चार्ज है और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे जो मूव करने वाला पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल e। इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e होता है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। अब इन दोनों को अब इक्वेट करेंगे तो ma = हो जाएगा आपका E स्मॉल e कैपिटल E। अगर यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो A = हो जाएगा स्मॉल e कैपिटल E और बाई m। ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा जो ये है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये बात आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ देख रहे हैं कि Vd = 8 आ गया। यहाँ लिखा भी है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो भी आपको बताया हमने। जब यहाँ से बढ़ेंगे हम तो Vd = 8 इसमें वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। Vd = 8 में एक ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब ये वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd = A के स्थान पर स्मॉल e कैपिटल E m इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब इसको हम कई प्रकार से चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, हमने अभी निकाला। Vd = बताइए E बटा m टाउ, यह था E बटा m टाउ। टाउ टाइम रिलैक्सेशन होता है। अब इसमें बात करेंगे हमें चार्ज के टर्म में जाना है, करंट निकालना है और इनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो अगर हम मान लें कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसेक्शन एरिया ए से, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो Vd वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसके पर यूनिट एरिया से जो पर यूनिट वॉल्यूम से जो फ्लो करने वाला टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा वो अगर हम निकालें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q है। अगर n इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेक्शन एरिया में है तो पूरे वैल्यूम में इलेक्ट्रॉन जो होंगे n × a × l हो जाएंगे। ये l उसका वैल्यूम होगा, l लेंथ है ना, l लेंथ है और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब फार्मूला होता है टोटल चार्ज के लिए Q = ni, Q = ni। ये एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज निकालेंगे Q = ni में n का मान जब आप रखेंगे कैपिटल N के स्थान पर स्मॉल NaL रख देंगे n, और ये हो जाएगा आपका AL इंटू स्मॉल e, Na स्मॉल e हो जाएगा। अब आपको निकालना है L के स्थान पे आप चाहें तो रख सकते हैं Vd × T, से पीछे आपको बताए थे, क्योंकि लेंथ = स्पीड इंटू टाइम। जब यहाँ पुट करेंगे आप तो Q = आपका आ जाएगा N और A × L के स्थान पे Vd × T और स्मॉल e। आप T को इधर ला दीजिए इस पक्ष में, तो ये हो जाएगा Q/T = N E पहले से है A और ये बच गया Vt। अब आप बताइए Q/T को आप क्या कहते हैं, I, Q/T को I। ये हो गया I = NeVd, NeAVd, ए को बाहर लिख दीजिए, NeAVd। अब ये NeAVd आ गया आपका। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। I = NeVd, A क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से Vd निकालना चाहें तो Vd = हो जाएगा I बटा NeA, ये फार्मूला हो जाएगा Vd = I बटा NeA।
दूसरे टर्म में अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो इससे आप करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/NE और I/A को आप करंट डेंसिटी कहते हैं, बोलिए, इसको जे रख सकते हैं। तो वी डी इक्वल टू J/NI, ये भी फार्मूला है आपका, वी डी इक्वल टू J/NI, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मान है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अभी आपने निकाला था, बताइए, हमने अभी फार्मूला जो निकाला था वी डी के टर्म में, तो वी डी इक्वल टू आया था आपका ए टाउ आया था, और ए इक्वल टू आया था स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम। यहाँ पुट करेंगे तो वी डी इक्वल टू आपका हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई और बटा एम इंटू टाउ होगा। अब यहाँ से वी डी का मान तो आप निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ चाहें तो वी डी का मान रख देंगे। अगर वी डी का मान यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका आई और बाई NEA इक्वल टू ई और बटा एम टाउ। हमको ओम्स लॉ निकालना है यहाँ से, इसलिए ये मेहनत हो रही है। देखिए यहाँ से आई को निकालेंगे आप, आई इक्वल टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा NE² A कैपिटल E और बाई M इंटू टाउ। ई की जो वैल्यू होती है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू V/L होता है। ये मान पुट करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा NE² A बाई एम और ई के स्थान पे V/L इंटू टाउ। देखिए V/L है, V को इस पक्ष में ला दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका I/V इक्वल टू NE² A बाई ML टाउ। इसको आप उल्टा कर दीजिए तो V/I हो जाएगा, V/I इक्वल टू ML और बाई NE² A इंटू 1/टाउ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए V/I को आप R कहते हैं, V/I को आप R कहते हैं, तो यहाँ से R रख लेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका V/I और इक्वल में आ जाएगा आपका ML बटा NE² A और 1/टाउ। देखिए तो 1/टाउ टाइम रिलैक्सेशन है, M इलेक्ट्रॉन का मास है, L कंडक्टर की लेंथ है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एरिया ट्रांसेक्शन एरिया कंडक्टर का। इस तरह से सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट हो गई तो R की वैल्यू आ गई ML बटा NE² A 1/टाउ। ये होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। ये रहा आपका डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पे ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया। आर की वैल्यू आ गई, अधिक गया कि V/I इक्वल टू आर होता है। आर की वैल्यू ML बटा NE² A इंटू 1/टाउ होती है। बात करेंगे मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होती है, देखिए मोबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा गेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर। यानी कि किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम मोबिलिटी कहते हैं, और मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है म्यू इक्वल टू VD और बाई E। VD बाई E रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हो गया आपका। आप चाहें तो यहाँ से E की वैल्यू या VD की वैल्यू रख सकते हैं। दोनों में रिलेशन अभी आपको हमने दिखाया था। बताइए
अरे वी डी इक्वल टू आया था आपका ए टाउ, और ए इक्वल टू क्या था, स्मॉल ई कैपिटल ई और बाई एम। तो ये हमारा वहाँ आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, ये यहाँ पुट करेंगे ना तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ये मान अगर यहाँ पुट करें वी डी के स्थान पे तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखिए स्मॉल ई कैपिटल ई और बाई स्मॉल एम बाई ई पहले से है, ई आई इंटू इसके मल्टीप्लाई में है टाउ, तो इस ई से ही कट जाएगा ना, तो म्यू की वैल्यू आ गई म्यू इक्वल टू स्मॉल ई बाई एम टाउ। क्या आ गई, स्मॉल ई बाई एम टाउ। ई बाई एम क्या है भाई, ई बाई एम को हम स्पेसिफिक मास कहते हैं, पर यूनिट चार्ज। ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपने कूलाम से लाया जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें आप ई बाई एम को कैलकुलेट किए होंगे, तो ई बाई एम को कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ सबको देख रहा है कि ये एक प्योर कांस्टेंट है, तो मोबिलिटी जो हो जाएगी, मोबिलिटी भी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, यानी कि मोबिलिटी डिपेंड करने लगी यहाँ किस पर, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन पे। जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जितना ज़्यादा होगा मोबिलिटी उतना ज़्यादा होगी, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जितना कम होगा मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है जो अभी आपको ऊपर पढ़ा दिया हम, कि ओम्स लॉ, कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को कब फॉलो करेगा। कमर्शियल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, देखिए यहाँ दे रहा है कमर्शियल रजिस्टर्स क्या है, तो यहाँ दे रखा है कमर्शियल रजिस्टर्स आर ऑफ टू मेजर टाइप्स। इनके दो टाइप दे रखा है, वायर बॉन्ड रजिस्टर्स, दे आर मेड बाय द बाइंडिंग द वायर्स। एक होता है जैसे किसी भी कापर वायर्स हैं, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर्स वालों की कॉइल जो होती है या फिर फैन है इनकी कॉइल होती है, तो इनमें किसी सिलेंड्रिकल लूप के ऊपर वायर को पेंट करके पॉलिश किया गया होता है, उस पर इंसुलेटर पॉलिश द्वारा पॉलिश करके लपेटा गया होता है, तो उन वायर को हम बाइंडिंग वायर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बाइंडिंग वायर कहते हैं, जिसे मोटर वोटर बांधा जाता है, आप लोग देखे होंगे, तो बाइंडिंग वायर है। और दूसरा कार्बन रजिस्टर होता है, तो उसी के बारे में दिया है, दे आर द मेड फ्रॉम द कार्बन, दे आर कम्पैक्ट इनपैक्सिव एंड स्मॉल साइज एंड देयर वैल्यूज आर गिवन यूजिंग द कलर कोड। कलर कोड के आधार पे कार्बन रजिस्टर दिया रहता है, हालांकि इस समय ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया है पार्ट, कार्बन कोड सिलेबस से रिड्यूस पार्ट है, इसमें फिर भी दे रखा है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर की जो वैल्यू है ये अलग अलग कोड के लिए अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। आप देखिए ये करेक्ट, द रजिस्टर हैव ए सेट ऑफ को एक्सियल कलर रिंग्स, दे फर्स्ट टू बैंड्स इंडिकेट द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट्स फिगर ऑफ रेजिस्टेंस। इनके जो अलग अलग दो कलर्स दिए गए हैं, ये दोनों कलर्स अलग अलग कोड को डिनोट करते हैं और जिनसे अलग रेजिस्टेंस प्राप्त होते हैं। यहाँ दे रखा है ब्लैक के लिए नंबर ऑफ वायर 0 है, मल्टीप्लाई 1 होता है, इसका टोलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो कलर देखा गया टोलेंस में, देखिए गोल्ड लिखा गया है, मल्टीप्लाई में रेड लिखा गया है, सेकंड डिजिट में ग्रीन लिखा गया है, यानी अलग अलग के लिए 5% ओम दे रखा है, 2 × 10 पावर 27 × 10 पावर 1 प्लस 5%। इट मीन्स दैट कि इसमें जो एरर्स और कोर्स होते हैं उसको 5% के लेस में ले जाया जाता है। तो इनके अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कार्बन कोड दिए गए होते हैं और वो उस कार्बन रजिस्टर्स को इंडिकेट करते हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं है विशेष यहाँ पे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंड्स। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है इसकी बात करेंगे हम, तो थोड़ा सा देख लीजिए, एक नोट्स टाइप लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, तो आप बताइए रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर, ये अभी आपने पढ़ा कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/τ आया था, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/τ। जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पे ओम्स लॉ का एक्सप्लेनेशन किया तो उसमें आया था कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/τ, यानी कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जब घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आप देखिए अगर किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करे तो जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इसको थर्मल एनर्जी मिलेगी और थर्मल एनर्जी मिलने के कारण ये हाई वेलोसिटी से
मूव करेगा। तो जब थर्मल एनर्जी मिलेगी यानी इट मीन्स दैट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। देन वी कैन से दैट कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस वो ज़्यादा समय में ट्रेवल कर रहा था वो कम समय में करेगा। इट मीन्स दैट कि टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। आप कह सकते हैं कि टाइम जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉरी टेम्परेचर जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो इस बीच वाले को दोनों को खा जाइए आप और डायरेक्ट कर दीजिए कि R प्रोपोर्शनल टू T। कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओनली फॉर मेटल्स, सबकी बात नहीं करें हम, जहाँ जैसी स्थिति आएगी उसकी बात कीजिए। सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस जो होता है वो घटता है। सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटता है, जबकि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। आप देखेंगे भी कि जैसे जो फैन वैन है चल रहे हैं, अगर काफ़ी देर तक चलेंगे तो इनमें बार बार रोटेशन के कारण फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होती है। जब हीट प्रोड्यूस होगी ना तो हीट के प्रोड्यूस होने से इनके वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद इनकी जो चलने की कैपेसिटी है राउंड मारने की वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब यहाँ बात करेंगे हम कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट। तो मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर है, जरा देखिए आप, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है, 0 टेम्परेचर पे है, या मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर T0 है। T0 टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस कैपिटल T ले लीजिए, कैपिटल T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R0 है। जब इसको हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर T0 से बढ़ के T हो जाता है, और उस समय रेजिस्टेंस इसका R0 से बढ़ के क्या हो गया, RT हो गया। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा आपका RT और माइनस R0। और चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा T माइनस T0, या आप इसको डेल्टा T भी मान सकते हैं, डेल्टा T बराबर T माइनस T0, और यहाँ डेल R इक्वल टू हो जाएगा आपका RT माइनस R0। तो डिपेंड करता है कि जो ग्रोथ ऑफ रेजिस्टेंस है वो डेल R है। चेंज इन रेजिस्टेंस या ग्रोथ इन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस ग्रोथ कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। तो डेल R किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो एक साधारण सी बात है कि जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा उसमें टेम्परेचर को बढ़ाने से उतना ही अधिक ग्रोथ होगा। वो कैसे भाई, अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें तो मान लीजिए कंडक्टर ए लेंथ का है, ए लेंथ के कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, और लेंथ बढ़ने से क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। अभी हमने पढ़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में ये पढ़ा कि जब कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हमने बताया कि लेंथ बढ़ेगी कब, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो लेंथ प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो सिंबल सेम है, इट मीन्स कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू। तो रेजिस्टेंस में ग्रोथ उतना ही अधिक होगा जितना उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो डेल R प्रोपोर्शनल टू डेल T, एंड अभी बताया हमने आपको कि डेल R प्रोपोर्शनल टू R0। इनिशियल रेजिस्टेंस की क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। जब इसको आप दोनों को एक साथ लेंगे तो डेल R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R0 डेल T। प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो कांस्टेंट यूज करेंगे, वो होता है अल्फ़ा R0 डेल T। अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट कह सकते हैं अल्फ़ा को। अभी अल्फ़ा यहाँ पे आ गया, तो अल्फ़ा ले लेने के बाद आप देखिए कि ये आपका जो डेल्टा R है, डेल R इक्वल टू अल्फ़ा R0 डेल T, ये वाली वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। बताइए R की वैल्यू क्या है भाई, उधर पढ़िए, RT माइनस R0,
इक्वल टू अल्फ़ा आर जीरो डेल टी। आप आर को उस तरफ ले जाइए, आर टी इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस आर प्लस हो जाएगा ना, अल्फ़ा आर जीरो डेल, सॉरी यहाँ पर टी होगा, डेल टी, ये हो गया डेल टी। दोनों में आर जीरो कॉमन है, आर जीरो कॉमन ले लेंगे ना, तो आर टी इक्वल टू हो जाएगा आपका आर जीरो, चलो भाई, आर टी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। यहाँ डेल टी की वैल्यू भी आप जानते हैं, तो आर टी इक्वल टू हो जाएगा आर जीरो, और ये 1 प्लस अल्फ़ा और डेल टी की वैल्यू है टी माइनस टी जीरो, एंड टी माइनस टी जीरो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये फार्मूला होता है किसी भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर ग्रोथ के कारण रेजिस्टेंस में जो ग्रोथ होता है वो इस फार्मूले के अनुसार होता है। आर जीरो इनिशियल टेम्परेचर पे, आर जीरो माने इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, और आर टी जो है वो टी टेम्परेचर पे है। तो इसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा, रिलेशन है इनमें, आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी जीरो। एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर की बात करेंगे तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है भाई? तो इलेक्ट्रिकल पावर की पहले ये बात दे दिया, हम बात करेंगे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो जब हम किसी सिस्टम पे किसी चार्ज को लाते हैं या चार्ज से सिस्टम को दूर ले जाते हैं, तो उसमें जो चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, ले जाने में जो हमारे द्वारा वर्क डन होता है वो किसी न किसी फॉर्म में प्राप्त होता है। इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में हम उसको हीट के रूप में प्रोड्यूस करा लेते हैं, लाइट के रूप में प्रोड्यूस करा लेते हैं, मैंने जैसी हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। इट मीन्स दैट द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे हम तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि किसी W इक्वल टू ई हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो किसी भी Q चार्ज को अगर आप V पोटेंशियल पे W वर्क करते हैं तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, W इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा, और W E होता है तो E इक्वल टू वी क्यू। ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला हो जाता है। अब जानते हैं कि सिंस Q इक्वल टू आई टी होता है, चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, जब ये स्थिति यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू वी आई टी, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला है। और V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पुट करेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी। I इक्वल टू वी बाई आर होता है, जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद बात आती है पावर की। तो पावर क्या होता है भाई? पावर आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी होती है। पावर क्या होता है भाई? तो कोई सिस्टम, कोई मशीन कितने टाइम इंटरवल में कितना वर्क करती है वो उसका पावर कहलाता है। यानी वर्क डन बाय ए सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन बाय ए सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। यानी पावर क्या है भाई? तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो सिस्टम द्वारा वर्क डन है, तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा। तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होगा ना, तो W E ही है ना, W को E कहते हैं, तो P इक्वल, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो P इक्वल टू E बाई टी। यूनिट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट जूल होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड या इसको वाट भी कहते हैं, तो जूल पर सेकेंड या वाट। तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो आप कह सकते हैं कि इफ़ इन 1 सेकेंड द वर्क डन बाय सिस्टम इज 1 जूल, देन द पावर ऑफ सिस्टम भी 1 वाट। माने 1 सेकेंड में अगर किसी सिस्टम द्वारा 1 जूल का वर्क किया जाता है तो उसका पावर जो होता है वो 1 वाट होता है। अब ये 1 बाई टी हो गया। सारे फार्मूलों में जब पुट करेंगे आप तो इन सब में, तीनों में टी दिख रहा है ना,
ये टी कट जाएगा, टी कटेगा तो पावर के लिए फार्मूला आ जाएगा वहाँ से, देखिए वी आई टी से टी हटेगा वी आई, और ये आई स्क्वायर आर टी से टी हटेगा तो आई स्क्वायर आर, और ये देखिए नीचे वी स्क्वायर बाई आर टी से टी हटेगा तो वी स्क्वायर बाई आर। क्यों हटा टी भाई? क्योंकि यहाँ ई बाई टी में टी से डिवाइड है ना, जब इन तीनों में टी से डिवाइड करेंगे तो टी हट जाएंगे और ये सारे फार्मूले बचेंगे किसके? पावर के। ओके, आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आगे कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।